ये इस क्लास कल फॉल्ट टॉलरेंस कंप्लीट किया था, फॉल्ट टॉलरेंस इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स. नेक्स्ट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. In this concept, process scheduling, you have to explain total 6 concepts. ठीक है, कल मैंने आपको बताए थे 6 concepts क्या क्या आपको यहाँ पे explain करना है process scheduling में. Its approach, second symmetric, थर्ड क्या अप्रोच बताई थी आपको, प्रोसेसर एफिनिटी, फोर्थ इज लोड बैलेंसिंग, लोड शेयरिंग, फिफ्थ आपको जो 2 एल्गोरिदम भी इसमें यूज करने हैं, FCFS और राउंड रॉबिन. ठीक है, तो ये पूरे 6 टॉपिक्स आपके आते हैं इन द मल्टी प्रोसेसर प्रोसेस शेड्यूलिंग कंसेप्ट. ठीक है, शेड्यूलिंग क्या होता है हमें पता है, शेड्यूलिंग क्यों की जाती है, सो दैट कल भी आपको बताया था देयर विल बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल द प्रोसेस विल एग्जीक्यूट इन द अवेलेबल टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट कंसेप्ट देखो आप, एसिमेट्रिक कंसेप्ट. एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सेम वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे रिपीट करना है, वही एक्सप्लेन करना है. सिंपल, आपका टॉपिक क्या चल रहा है कि मल्टी प्रोसेसर में प्रोसेसेस को कैसे शेड्यूल किया जाता है. ठीक है, जो हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस है हमारे पास, उन प्रोसेसेस को किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करता है, so that their execution will be in time and with the available amount of resources. Now, first of all, asymmetric multiprocessing. For asymmetric multiprocessing, we know that it follows the master slave processor. हमको पता है जो asymmetric multiprocessing concept होता है वो क्या फॉलो करता है, वो मास्टर स्लेव कंसेप्ट फॉलो करता है. यानी कि मास्टर स्लेव अगर आपका यूज हो रहा है तो आपको पता है इन दिस आउट ऑफ n प्रोसेसर्स, मल्टी प्रोसेसिंग है यानी कि हमारे पास n प्रोसेसर्स है. अब आउट ऑफ दीज n प्रोसेसर्स वन प्रोसेसर विल एक्ट एज ए मास्टर प्रोसेसर. एक प्रोसेसर आपका कैसे काम करेगा, मास्टर का काम करेगा, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेसर्स विल एक्ट एज अ स्लेव प्रोसेसर्स. ठीक है, ये हमारा एसिमेट्रिक का कंसेप्ट होता है. अब एसिमेट्रिक के केस में आपका क्या होता है, सेल्फ शेड्यूलिंग नहीं होती है. जो शेड्यूलिंग होगी आपकी, अगर आपका मल्टी प्रोसेसिंग एसिमेट्रिक है तो वहां पे सेल्फ शेड्यूलिंग नहीं होगी, वहां पे वन प्रोसेसर जो होगा दैट विल बी एक्ट एज अ मास्टर प्रोसेसर. ठीक है, नाउ द task of this master processor is schedule the processes for another nodes और for another processors. ठीक है, एसिमेट्रिक के केस में हमारा क्या काम होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल तो वो दिस इज द मास्टर नोड, यहाँ पे हम नोड बोल सकते हैं आप या फिर प्रोसेसर बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स की बात हो रही है. जो आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसे कैसे शेड्यूलिंग परफॉर्म करता है. ठीक है, सो फर्स्ट टेक्निक कैन बी दिस मास्टर स्लेव टेक्निक. मास्टर स्लेव टेक्निक में दिस इज सपोज दिस इज द मास्टर प्रोसेसर एंड रेस्ट ऑफ दी 4 प्रोसेसर जो है वो क्या है आपकी स्लेव प्रोसेसर्स है. अब मास्टर प्रोसेसर का ये काम है, जो भी इनपुट जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर प्रोसेसर उस इनपुट में से सेलेक्ट करेगा कि उसको कौन सा प्रोसेस कौन से प्रोसेसर को असाइन करना है. और ये कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी बात है, वो कैसे उनको असाइन करेगा, बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज प्रोसेसर्स. मास्टर प्रोसेसर के पास ये नॉलेज होगी इन सभी प्रोसेसर्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है. तो बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स जिस प्रोसेसर पे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है वो सिंपली मास्टर प्रोसेसर उन प्रोसेसर्स को वो प्रोसेसेस असाइन कर देता है. ना सो वो दिस इज द मास्टर प्रोसेसर एंड ऑल दीज आर द स्लेव प्रोसेसर्स. मास्टर प्रोसेसर के पास इनपुट आते हैं 4 प्रोसेस P1, P2, P3 and P4. Now based on the characteristics of all the 4 प्रोसेसर, ये प्रोसेसर है P1, P2, P3, P4 और ये आपके प्रोसेसेस है.
ठीक है। तो बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक सपोज प्रोसेसर P1 को मास्टर प्रोसेसर ने प्रोसेस असाइन कर दिए, इसको 2 प्रोसेस असाइन कर दिए P1 एंड P3। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी मास्टर प्रोसेसर ने क्या चेक किया दैट दीज प्रोसेसेस P1 एंड P3 कैन एग्जीक्यूट ऑन दिस प्रोसेसर P1। ऐसे ही P2 की कैपेबिलिटी उसने चेक की, सपोज P2 से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं है, P2 की जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है उससे रिलेटेड यहाँ पे उसके पास कोई भी प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट उसने फिर P3 के लिए शेड्यूल की टास्क, तो P3 को सपोज उसने P2 असाइन कर दिया कि P2 जो है वो P3 पे सिंपली एग्जीक्यूट कर सकता है और P4 को वो P4 प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये आपकी शेड्यूलिंग होती है एक टाइप की एसिमेट्रिक टाइप की मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स पे। ठीक है, तो सिंपल आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है इन द फॉर्म ऑफ मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पहले भी आपका हो चुका है, सिंपली एक नोड मास्टर का काम करेगी। अब यहाँ पे सेल्फ शेड्यूलिंग ना होके मास्टर नोड ही शेड्यूल करेगी कि उसको कौन से प्रोसेसर को कौन सा प्रोसेस असाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे दैट इज द सिमेट्रिक शेड्यूलिंग। सिमेट्रिक कंसेप्ट जो है हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये भी सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे, सिमेट्रिक प्रोसेसिंग या सिमेट्रिक शेड्यूलिंग। यहाँ पे क्या होगा हमें पता है, सिमेट्रिक प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज अ सेल्फ शेड्यूलिंग in the symmetric multi-processing systems we know that there is a self scheduling। self scheduling मतलब वहां पे आपका प्रोसेसर एक मास्टर प्रोसेस नहीं होता है कि वो मास्टर प्रोसेसर जो है वो सभी की ही टास्क को शेड्यूल कर रहा है। वहां पे हर एक प्रोसेस जो होता है, हर एक प्रोसेसर सॉरी, वो क्या मेंटेन करके रखता है अपनी रेडी क्यू। देखो सपोज हियर देयर आर 3 प्रोसेसर्स P1, P2 and P3, and we know that how we represent this symmetric concept, this is an interconnection bus जिसकी हेल्प से उनका कम्युनिकेशन होता है। interconnection bus, okay, and here is input output control, and here is the mapping। ठीक है, in this case in the symmetric processing we have the shared memory, so this is shared memory। सिमेट्रिकल डायग्राम पहले भी किया था हॉरिजॉन्टली, अब मैंने वर्टिकल ड्रॉ कर दिया सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है आपस में प्रोसेसर, दीज आर प्रोसेसर नॉट प्रोसेस, दीज आर प्रोसेसर्स P1 P2 P3, ऑल दिस कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शन आपका रहेगा। ठीक है, दिस इज शेयर्ड मेमोरी। अब सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये जो प्रोसेसर है आपके पास P1 P2 P3, इनके अबव कोई और कंट्रोल नहीं है, इनके अबव कोई और एक ऐसा प्रोसेसर नहीं है जो कि इनको टास्क दे रहा हो। इन सबके पास क्या होती है, अपनी एक क्यू होती है। ऑल दीज प्रोसेसर्स मेंटेन देयर ओन रेडी क्यू। ठीक है, उस रेडी क्यू में इनके पास क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। वो प्रोसेसेस को पहले भी बताया था कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। जैसे इस प्रोसेसर P1 के पास अगर 3 प्रोसेसेस एज एन इनपुट आते हैं तो उन 3 प्रोसेसेस को वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, बेस्ड ऑन देयर अराइवल ऑर्डर। अगर जिस टाइम पे इसके पास आए होंगे उस टाइम पे वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसे ही P2 की अपनी क्यू होगी, P2 के पास जो प्रोसेसेस होंगे वो उसको भी उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा जिस ऑर्डर में इसके पास वो रिसीव हुए। सेम फॉर द P3। बट यहाँ पे एक और केस होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, लोड बैलेंसिंग का। ठीक है, इस केस में सिमेट्रिक के केस में क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी सेल्फ शेड्यूलिंग हो रही है, हर एक प्रोसेसर जो है वो अपना अपना काम कर रहा है जो जो उसको असाइन है। बट इधर क्या था, जैसे आपने शेयर्ड मेमोरी मॉडल स्टडी किए थे, जो हमारा डेटा होता है या प्रोसेस होते हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं फ्रॉम वन प्रोसेसर टू अनदर। क्यों माइग्रेट होते हैं, क्योंकि एक प्रोसेसर पे लोड जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोड बैलेंसिंग में स्टडी करेंगे। अभी फॉर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग जस्ट रिमेंबर दैट यहाँ पे शेड्यूलिंग कैसे होगी, प्रोसेसेस की सेल्फ शेड्यूलिंग होगी। हर एक प्रोसेसर के पास अपनी ओन क्यू होगी और उस क्यू में उसके जो प्रोसेसेस है रेडी क्यू में वो होंगे और उनको वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, बेस्ड ऑन द FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग कंसेप्ट इन मल्टी प्रोसेसिंग इज प्रोसेसर एफिनिटी। अब प्रोसेसर एफिनिटी क्या होता है, व्हाट इज इट?
देखो, प्रोसेसर एफिनिटी वैसे सिंपल होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग और अनबाइंडिंग ए प्रोसेस विद द प्रोसेसर्स। हम किसी भी प्रोसेस को किसी प्रोसेसर के साथ बाइंड करते हैं या फिर अनबाइंड करते हैं, उस प्रोसेस को हम एफिनिटी बोलते हैं, प्रोसेसर एफिनिटी। प्रोसेसर एफिनिटी में सिंपली है कि एक जो प्रोसेस होता है वो अगर हमने किसी प्रोसेसर के साथ बाइंड कर दिया है, तो आपके सिस्टम की ये कोशिश होती है कि वो उस प्रोसेस को उसी प्रोसेसर पे ही एग्जीक्यूट करे, उसको माइग्रेट करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ऐसा क्यों होता है, क्यों इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एफिनिटी दोनों ही काम कर रही है आपका, बाइंडिंग का भी अनबाइंडिंग का भी। बाइंडिंग मतलब कि सिंपली जैसे अभी बताया था ऊपर कि प्रोसेसर P1 के पास अगर हमारे पास टू प्रोसेस है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ PR से, PR1 और PR2, तो इसके साथ ये बाइंड करती है मतलब कि ये दोनों प्रोसेस जो है वो इसी प्रोसेसर P1 पे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो क्या होता है इनिशियली जब इनकी क्यू रेडी हो जाती है, रेडी क्यू जो होती है उसको पता है कि उसके पास क्या क्या प्रोसेस है जो उसे एग्जीक्यूट करने हैं, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इनकी मेमोरी में सेव हो जाती है। चाहे वो कोई सा मॉडल यूज हो रहा है, जैसे कल पढ़ा था उमा नुमा कोमा, तीनों में से चाहे कोई भी मॉडल यूज हो रहा है, बट उन प्रोसेस से रिलेटेड इन प्रोसेसर के पास सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। कहाँ पे, या तो लोकल मेमोरी में सेव हो जाएगी या फिर कैश मेमोरी में सेव होती है। मेनली कैश मेमोरी का यूज किया जाता है क्योंकि हमें पता है कैश क्या रखता है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा और फास्टेस्ट प्रोसेसिंग के लिए उसका यूज होता है। ठीक है, अब क्या है कि अब सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने चेक किया कि जो आपका प्रोसेसर P1 है, इसको प्रोसेस P1 ही एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और रेस्ट ऑफ दी प्रोसेसर्स जो है आपके P2 और P3 वो आइडल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या टास्क आपको बताया था कि बैलेंस करना। वो सिंपली क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोसेस PR2 जो मैंने यहाँ पे नाम दिया है, इसको माइग्रेट कर देगा इधर P2 पे या फिर P3 पे। तो होता क्या है कि अब इनिशियली क्या है, जिस भी प्रोसेसर को कोई इनपुट दी जाती है, प्रोसेसर दी जाते हैं, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसके पास सेव हो जाती है। अब जैसे ही प्रोसेस P2 माइग्रेट हो गया इस प्रोसेसर P2 पे, उस टाइम पे हुआ क्या कि जो इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड इस प्रोसेसर के पास थी वो तो वेस्ट हो गई। उसको क्या करना पड़ता है, सिस्टम को इनवैलिडेट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ताकि आगे वो इंफॉर्मेशन किसी और प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए ना यूज हो, जिससे कि उसकी एग्जीक्यूशन पे कोई इफेक्ट पड़े। तो जैसे ही प्रोसेस आपका माइग्रेट होता है, तो उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन उस प्रोसेसर के पास होती है उसको इनवैलिडेट करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, अब जैसे ये प्रोसेस PR2 P2 प्रोसेसर के पास जाएगा, तो अब अगेन इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन P2 प्रोसेसर को देनी पड़ती है। तो ये जो पूरा काम होता है इसको हम बोलते हैं इनवैलिडेटिंग एंड रीपॉपुलेटिंग। रीपॉपुलेटिंग मतलब कि जिस प्रोसेस को हमें अगर माइग्रेट किया है हमने किसी प्रोसेस को, तो उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से उस माइग्रेटेड प्रोसेसर पे हमें ऐड करनी पड़ती है, और जहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी उसको फिर इनवैलिडेट करना पड़ता है। ठीक है, इसी चीज को हम बाइंडिंग और अनबाइंडिंग कहते हैं। और ये अनबाइंडिंग और बाइंडिंग का जो प्रोसेस है दैट इज टर्म्ड एज अ प्रोसेसर एफिनिटी। ठीक है, अब मेन आपका जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मोटिव क्या होता है कि वो ऐसा माइग्रेशन ना करना पड़े। कोई भी सिस्टम में अगर इनपुट आ रही है तो वो जिस प्रोसेसर पे हमने इनिशियली दी है वो उसी प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो जाए, माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट ना आए। क्योंकि अगर माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट आती है तो उससे सिस्टम में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि ये दो स्टेप उसको फॉलो करने पड़ेंगे, इनवैलिडेट करने का और रिपॉपुलेट करने का। ठीक है, तो प्रोसेसर एफिनिटी इज सिंपल, दैट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग ऑफ ए प्रोसेस विद ए प्रोसेसर। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या चाहता है कि मैं जिस प्रोसेसर को जो प्रोसेस एज एन इनपुट असाइन कर रहा हूँ वो प्रोसेस उसी पे ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, अब ये प्रोसेसर एफिनिटी जो होती है आपकी, ये भी टू टाइप से होती है। ये आपका MCQ का क्वेश्चन जो है, सॉफ्ट एफिनिटी और हार्ड एफिनिटी, जैसे आपको पता ही है कि कोई आपको डेफिनेशन दे देंगे एंड यू हैव टू डिफाइन इट वेदर इट इज अ सॉफ्ट एफिनिटी और इट इज अ हार्ड एफिनिटी। ठीक है, सॉफ्ट एफिनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सॉफ्ट एफिनिटी क्या होती है।
इन दिस सॉफ्ट एफिनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अभी जो आपको मैंने बताया उसका जो मेन मोटिव होता है कि वो क्या करे कि जो प्रोसेस हमने एक प्रोसेसर के साथ अगर बाइंड कर दिया कोई भी प्रोसेस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि ऐसा कुछ मेथड अप्लाई करेगा जिससे कि वो प्रोसेस उसी प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो। ठीक है, बट इस चीज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम 100% गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसा ही होगा। हो सकता है इन फ्यूचर में ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट्स और रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी जो कोई प्रोसेस है उसको माइग्रेट करना पड़े। इसको हम सॉफ्ट एफिनिटी बोलते हैं। सॉफ्ट एफिनिटी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अप्लाई अ मेथड so that a process that is bind to a processor will only execute on that processor, but operating system will not guarantee that it will be performed in the system। मतलब वो गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसा होगा ही, लेकिन वो ट्राई करता है, एक मेथड अप्लाई करता है जिससे कि कोई भी प्रोसेस जिस प्रोसेसर के साथ बाइंड कर दिया गया है वो उसी पे ही एग्जीक्यूट हो, क्योंकि माइग्रेशन करने में उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, ये सॉफ्ट एफिनिटी है। हार्ड एफिनिटी क्या होती है? हार्ड एफिनिटी इज वेरी सिंपल। अब सॉफ्ट एफिनिटी में तो क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पे है प्रोसेस PR1, PR1 को P1 के साथ बाइंड कर दिया कि जो आपका PR1 है ये प्रोसेसर 1 के साथ ही एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इस पे एग्जीक्यूट होगा। हार्ड एफिनिटी के केस में वो एक प्रोसेसर के साथ ना बाइंड करके अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स वो मल्टीपल प्रोसेसर के साथ उसको बाइंड कर देता है, यानी कि देयर विल नॉट बी अ सिंगल प्रोसेसर विद whom a process is binded, but there will be a subset of processors, that is hard binding। तो हार्ड बाइंडिंग में क्या है, जैसे प्रोसेस PR1 है और हार्ड बाइंडिंग और हार्ड एफिनिटी का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो सिंपली ये जो प्रोसेस PR1 है P1 के साथ भी बाइंड किया जाएगा और P2 के साथ भी बाइंड किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर प्रोसेस PR1 इस पे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो सिंपली उसको फिर P2 पे माइग्रेट कर दिया जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है, सिंपली अभी आपको बताया था, जैसे इनपुट दी जाती है किसी भी प्रोसेसर को, तो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना इंफॉर्मेशन चाहिए, जितना डेटा चाहिए, जितना रिसोर्सेज चाहिए, वो पहले ही उसको असाइन हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हार्ड एफिनिटी क्या है कि वो एक प्रोसेसर के साथ ना बाइंड करके उसको मल्टीपल प्रोसेसर के साथ बाइंड कर देता है, सो दैट अगर वो एक पे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो फिर वो नेक्स्ट प्रोसेसर पे इसलिए बाइंड कर देता है, जिसमें कि उसको रिपॉपुलेशन का काम नहीं करना पड़ता। रिपॉपुलेशन किसकी? रिपॉपुलेशन ऑफ डेटा और रिसोर्सेज के। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनिशियली उन सब प्रोसेसर को उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, दैट इज हार्ड एफिनिटी। तो सॉफ्ट एफिनिटी सिंपल है, इन दोनों का पता होना चाहिए आपको MCQ के लिए। सॉफ्ट एफिनिटी में सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को एक प्रोसेसर के साथ बाइंड करता है और वो ये चाहता है कि वो उसी पे ही एग्जीक्यूट हो। वो ऐसा मेथड भी अप्लाई करता है कुछ ताकि वो उस पर एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन वो इस चीज की गारंटी नहीं देता कि ऐसा ही होगा। ठीक है, हार्ड एफिनिटी में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को मल्टीपल प्रोसेसर के साथ बाइंड कर देता है, सो दैट अगर वो एक पे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो वो किसी और पे स्विच किया जा सके। ठीक है, जिसमें कि इसका काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कम हो जाता है। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रोसेसर एफिनिटी। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन वैसे तो MCQ ही होंगे, अगर सब्जेक्टिव होते हैं तो सारे ही कॉन्सेप्ट आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं। मल्टी प्रोसेसर प्रोसेस शेड्यूलिंग, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक प्रोसेसर एफिनिटी। क्लियर? नेक्स्ट देखो अब लोड बैलेंसिंग, फोर्थ कंसेप्ट। लोड बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड में भी पढ़ा था आपने। क्यों किया जाता है लोड बैलेंसिंग? होता क्या है, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग इक्वल नंबर ऑफ प्रोसेसेस टू ईच नोड, दैट इज लोड बैलेंसिंग। कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या एम है कि मैं किसी के साथ भी अनफेयर ना रहूं, मैं सभी प्रोसेसर्स को, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स की बात हो रही है, तो मैं सभी प्रोसेसर को इक्वल अमाउंट ऑफ लोड ही असाइन करूँ। ठीक है, यानी कि 3 कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए मेरे सिस्टम में, या कोई हैवीली लोडेड नहीं होना चाहिए, कोई लाइटली नहीं होना चाहिए, फिर कोई आइडल नहीं होना चाहिए, सबको मैं इक्वल अमाउंट ऑफ लोड ही दूँ। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग। अब इस केस में लोड बैलेंसिंग में मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम 2 मेथड की हेल्प से लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है। ठीक है, वो 2 मेथड क्या होते हैं यहाँ पे? पुश माइग्रेशन, बैलेंस करने के लिए माइग्रेट तो करना ही करना है उसको। ठीक है, पुश माइग्रेशन
एंड पुल माइग्रेशन, इसकी भी आपको डेफिनेशन दोनों के पता होना चाहिए। पुश माइग्रेशन क्या है, पुल माइग्रेशन क्या है, एमसीक्यू एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पुश माइग्रेशन। So there are three processors in this system, multi-processing system, P1, P2, P3. ठीक है, आप P1, P2, P3, P1, P2, P3 जो प्रोसेसर्स है उनको ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट टास्क क्या है, इनको असाइन करना प्रोसेसर्स टू एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर असाइन हो गया P1 को, P1 प्रोसेसर को प्रोसेस असाइन हुआ PR1, PR2। सेम फॉर P2 को ऑपरेटिंग सिस्टम ने असाइन कर दिया PR3। ऐसे ही P3 को ऑपरेटिंग सिस्टम ने असाइन कर दिया एक प्रोसेस PR4। इधर आप एक और ले लो, दैट इज PR5। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, इनिशियली सभी प्रोसेसर्स को एज एन इनपुट प्रोसेसर असाइन कर दिया। क्लियर। अब पुश माइग्रेशन में क्या होगा, सिंपली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका क्या काम होगा, वो रूटीनली चेक करेगा इन सभी प्रोसेसर्स पे लोड। ठीक है, रूटीनली मतलब रूटीनली कह दो या फिर आप पीरियडिकली कहो, मतलब ये नहीं है कि एक बार उसने चेक किया उसके बाद वो चेक ही नहीं करेगा। वो क्या करेगा, टाइम टू टाइम जितने भी प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं एक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में, उन सभी का ही लोड चेक करता रहेगा। ठीक है, अगर उसको वो लोड बैलेंस मिलता है जैसे P1 पे 1 है, P2 पे 1 है, P3 पे 1 है, तो उस केस में वो सिस्टम की वर्किंग को कंटिन्यू रखता है। जो प्रोसेसेस इन प्रोसेसर को मिल गए हैं वो उस पर एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर ये मिलता है, वो डिटेक्ट करता है कि जो मेरे पास प्रोसेसर्स है उन पे अनबैलेंस लोड है। अनबैलेंस हमें पता है, या इम्बैलेंस हम बोलते हैं, अनबैलेंस इम्बैलेंस लोड है। तो उस केस में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको बैलेंस करेगा। कैसे बैलेंस करेगा वो आपको पता है, बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स। वो अभी चेक करेगा, जैसे इस केस में अभी जो मैंने यहाँ पे केस दिखाया आपको, P1, P2, P3 प्रोसेसर जो है इस पे इम्बैलेंस का केस है। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है P2 पे PR3 एक ही प्रोसेस दिया हुआ है, P3 को एक ही प्रोसेस दिया हुआ है, बट P1 को तो 3 प्रोसेसेस दे दिए। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही इसको चेक करेगा सिस्टम में प्रोसेसेस की प्रोसेसिंग को, तो उसको क्या मिला यहाँ पे, इम्बैलेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अब इसके जो प्रोसेस है इधर P2 या P5, उसमें से चेक करेगा कौन सी प्रोसेस को कितना अवेलेबल रिसोर्सेज चाहिए और कितनी उसकी टाइमिंग रिक्वायरमेंट, एग्जीक्यूशन टाइम उसका कितना है। उसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द, उसके पास इसकी भी नॉलेज होती है, प्रोसेसर्स की भी नॉलेज होती है, उसके अकॉर्डिंग वो इसमें से एक प्रोसेस जो है वो किसको असाइन कर देगा, आइदर P2 को दे देगा या फिर P3 को दे देगा, जिसकी हेल्प से उसके सिस्टम में क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास भी 2 हो जाएंगे, सपोज P2 को वो देता है, इसके पास 2 हो जाएंगे और कोई प्रोसेस है ही नहीं वहां पे, और एक प्रोसेस ऑलरेडी P3 को असाइन है। तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि सभी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन भी टाइमली हो जाएगी और किसी एक पर भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो ये होगी पुश माइग्रेशन। लोड बैलेंसिंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है पुश माइग्रेशन। तो पुश माइग्रेशन है क्या, सिंपल, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर रहा है रूटीनली कि हर एक प्रोसेसर पे कितना लोड है। अगर उसको वो बैलेंस मिलता है तो वो कुछ नहीं उसमें डिस्टर्ब करता, सिंपली उनकी वर्किंग को कंटिन्यू रखता है। बट अगर उसको वो लोड इम्बैलेंस मिलता है तो सिंपली वो फिर बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द प्रोसेसर एंड द प्रोसेसेस उसको फिर बैलेंस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पुल माइग्रेशन। ये था आपका पुश माइग्रेशन जो आपका सिस्टम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज अ पुल माइग्रेशन। पुल माइग्रेशन देखो, फॉर एग्जांपल अब इसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको पहले भी बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी, ये आपका हैवीली लोडेड प्रोसेसर है, दिस इज लाइटली लोडेड प्रोसेसर एंड दिस इज द आइडियल प्रोसेसर। अभी मैंने इसका कोई भी प्रोसेस असाइन नहीं किया है, ये बिल्कुल आइडियल। अब इस टाइम पे ये कोई काम नहीं कर रहा है। तो पुल माइग्रेशन के केस में क्या है
कि आपका ये जो प्रोसेसर है वो खुद ये काम करेंगे लोड बैलेंसिंग का। अब यहाँ पे आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं कर रहा है कि मुझे कैसे बैलेंस या इम्बैलेंस करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, जैसे आपकी सेल्फ शेड्यूलिंग होती है उसी टाइप से यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो खुद ही क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे लोड को। कैसे, यहाँ पे क्या होता है कि हर एक प्रोसेसर सिस्टम की स्टेट को चेक करता है। ठीक है, सिस्टम की स्टेट कह सकते हो आप, या फिर सिंपली रेस्ट ऑफ दी प्रोसेसेस की स्टेट को वो चेक करता है। क्लियर, कौन चेक करेगा, हर एक प्रोसेसर। अब जैसे प्रोसेसर P1 है, यहाँ पे P1 जो है ऑलरेडी उसके पास 3 प्रोसेसेस असाइन है। P1 को अपनी स्टेट की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद उसको P2 स्टेट की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी एंड P3 की भी। इस तरह से P2 के पास दोनों की इंफॉर्मेशन होगी और P3 के पास भी इन दोनों की इंफॉर्मेशन होगी। तो पुल माइग्रेशन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइडल प्रोसेसर होता है, जैसे यहाँ पे है आपका P3, तो वो खुद ही हैविली लोडेड प्रोसेसर की टास्क को उठाता है और खुद ही फिर वो अपने अपने प्रोसेसर पे ही, मतलब अपने सिस्टम पे ही फिर उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है पुल माइग्रेशन। पुल माइग्रेशन में क्या है, किसकी बात हो रही है, सिर्फ ओनली आइडल प्रोसेसर की। हर एक प्रोसेसर को हर एक प्रोसेसर की स्टेट इन्फॉर्मेशन है, सबको पता है किस पे कितना लोड है, लेकिन यहाँ पे माइग्रेट कर कौन रहा है, यहाँ पे ओनली आइडल प्रोसेसर जो होता है वो ही माइग्रेट करता है। किसको माइग्रेट करेगा, ऑब्वियसली जो भी उसको हैविली लोडेड प्रोसेसर दिखेगा उसके कुछ टास्क को, कुछ प्रोसेसेस को उठा लेगा और वो फिर खुद पे उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है आपका पुल माइग्रेशन। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में लोड बैलेंसिंग कैसे होती है, या तो पुश माइग्रेशन की हेल्प से होती है या फिर पुल माइग्रेशन की हेल्प से होती है। पुश माइग्रेशन है तो सिंपली होगा, आपका जो सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम वो रूटीनली चेक करता रहेगा सिस्टम की स्टेट क्या है, अगर वो बैलेंस है तो ठीक है, अगर इम्बैलेंस है तो बैलेंस करता है। पुल माइग्रेशन के केस में क्या है, सभी प्रोसेसर्स जो होते हैं उनके पास एक दूसरे की स्टेट इंफॉर्मेशन होती है और जो आइडियल प्रोसेसर होता है वो हेवीली लोडेड प्रोसेसर का लोड उठा लेता है, कुछ प्रोसेसर अपनी तरफ माइग्रेट कर लेता है और फिर उसको खुद एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, FCFS एंड राउंड रॉबिन भी इसमें एज अ शेड्यूलिंग कंसेप्ट यूज होते हैं, क्योंकि FCFS का यूज यहाँ पे हो रहा है, आपको बताया था मैंने कि जो भी क्यू में पहला प्रोसेस आता है उसी को ही वो पहले एग्जीक्यूट करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे FCFS को भी एक्सप्लेन करना आपको जरूरी है। और राउंड रॉबिन ऑलरेडी जो है हम कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ये राउंड रॉबिन आपका मल्टी प्रोसेसिंग में भी यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम FCFS करेंगे, राउंड रॉबिन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको आप में कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लेना। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक। अभी देखो FCFS, ये सारा टॉपिक आपका शेड्यूलिंग का ही है, कॉन्सेप्ट 6। सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है आपका FCFS, आपको पता है इसमें कि हम बस बेस्ड ऑन द ऑर्डर प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, बट इसके लिए आपको कोई भी एग्जाम्पल की फॉर्म में इसको आपको एक्सप्लेन करना है FCFS को। जैसे प्रोसेस बर्स्ट टाइम, simple number of processes, burst time, अराइवल टाइम या अराइवल ऑर्डर आप ले सकते हैं 1 2। ठीक है, तो FCFS के ग्रैंड चार्ट आप कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपली हमें पता है जो पहले आया है जिसका पहले अराइवल टाइम है उसको पहले हम शेड्यूल करेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पहले शेड्यूल करेगा। तो यहाँ पे आपका
ग्रैंड चार्ट ड्रॉ होगा एफसीएफएस के लिए। कैसे? स्टार्ट विद द वैल्यू 0 यूनिट ऑफ टाइम। आफ्टर दैट अब आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है जो कि पहले सिस्टम में अराइव हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता है कौन सा है अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पे 1 यूनिट ऑफ टाइम पे कौन है आपका? प्रोसेस P1। ठीक है। अब प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, कितने यूनिट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट है? 24। बर्स्ट टाइम हमने पहले भी पढ़ा था। बर्स्ट टाइम क्या होता है? जो कि कंप्लीशन टाइम है, जिसने टाइम में आपका एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। तो P1 का टाइम कितना है? 24। तो अब यहाँ पे क्या है? प्रीएम्प्ट नहीं है, प्रीएम्पशन नहीं है किसी भी तरह की, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है? सिर्फ ऑर्डर चल रहा है। तो P1 जो है 0 से स्टार्ट होगा और P1 को जितना टाइम चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन के लिए उतने टाइम तक अभी वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। जब तक P1 आपका एग्जीक्यूट नहीं हो जाता नेक्स्ट प्रोसेस की टर्न नहीं आ सकती। देयर इज नो प्रीएम्पशन। तो आपका यहाँ पे आप सिंपली शो कर सकते हो P1 जो है वो एग्जीक्यूट हुआ टोटल जितना भी उसका टाइम पीरियड था उसके लिए, दैट इज 24 तक। आफ्टर दैट एट 24, अब 24 जब उसने अपना काम कर लिया उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आया है सिस्टम में अब उसकी टर्न आएगी। सेकेंड प्रोसेस कौन आया है? प्रोसेस P2। तो यहाँ पे प्रोसेस P2 को शेड्यूल किया ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब प्रोसेस P2 को कितना एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए? टोटल इसका है 3 यूनिट ऑफ टाइम। तो सिंपली P2 के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 3 यूनिट ऑफ टाइम। यहाँ पे भी सेम है। अब P2 एग्जीक्यूट होगा, P2 की प्रेम्पशन नहीं हो सकती जब तक ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका 24 प्लस 3 कर दो 27 पे आपका P2 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद एट 27 नेक्स्ट जो भी ऑर्डर में प्रोसेस है वो आएगा, उसको शेड्यूल किया जाएगा। तो नेक्स्ट ऑर्डर में जो प्रोसेस है आपको पता है दैट इज प्रोसेस P3। सो P3 को यहाँ शेड्यूल किया और P3 की भी कितना चाहिए? 3 चाहिए। 3 4 5 कितना भी आप यहाँ पे टाइम दे सकते हो। तो P3 जो है वो अपना उस टाइम पीरियड के लिए पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो इधर यहाँ पे 3 और तो टिल 30 तक ये जो तीनों प्रोसेस सिस्टम एंटर हुए थे P1 P2 P3 इन तीनों के एग्जीक्यूशन आपकी कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब आपको अगर वेटिंग टाइम बताना है इन तीनों का तो क्या होगा वेटिंग टाइम? सिंपल है, जो आपका फर्स्ट आया है सिस्टम में उसके लिए तो 0 होगा क्योंकि वो पूरा ही एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रियम्पशन है ही नहीं। बहुत ही सिंपल है। 0 आपका P1 के लिए होगा वेटिंग टाइम। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका P2 कब स्टार्ट हुआ? जब P1 कंप्लीट हुआ, इसका 24। उसके बाद P3 कब स्टार्ट हुआ? जब P2 कंप्लीट हुआ। तो 0 24 और 27 ये इन तीनों का वेटिंग टाइम है। और सिंपली राउंड रोबिन की तरह ही एवरेज वेटिंग टाइम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको पता ही है इन तीनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 3। तो ये आप ऐड करोगे इसको कितना आएगा वैल्यू? 0 + 24 + 27 divided by 3, it will be 17 मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, MS 17 मिली सेकेंड्स। ठीक है। तो ये आपका FCFS है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे तो सिंपल आपको ऑर्डर देखना है और जितना बर्स्ट टाइम है उतना उसको ब्रेंड चार्ट पे शो करना है। शेड्यूलिंग जो वेटिंग टाइम है वो भी बहुत सिंपल है क्योंकि पहले पूरा ही एक एग्जीक्यूट होगा जब भी दूसरे की टर्न आएगी। यहाँ पे प्रीएम्पशन है ही नहीं। ओके। अब इसके अंदर जो आपका मेन एडवांटेज है, सिंपल आपको पता है FCFS का क्या एडवांटेज होता है। वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कोड ऑल्सो FCFS सिस्टम। और जो आपका FCFS होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो मेनली कहाँ यूज होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताया था वहां पे FCFS का कंसेप्ट यूज होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे FCFS का? देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है। ये क्लास एनीवन, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है इसी में आपको इसका एक डिसएडवांटेज दिखेगा। बताओ। देखो आपने देखा प्रोसेस P1 है, उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 24। ठीक है। सो यहाँ पे एक प्रोसेस को हो सकता है बहुत टाइम के लिए वेट करना पड़े। क्यों? क्योंकि प्रीएम्पशन है नहीं।
अगर प्रोसेस P1 को 24 यूनिट ऑफ टाइम के लिए प्रोसेसर चाहिए तो उसको पूरा 24 के लिए ही मिलेगा, उसके बाद ही वो फिर सेकंड प्रोसेस को असाइन होगा। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज रहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, कि किसी भी प्रोसेस को हो सकता है ज्यादा टाइम के लिए वेट करनी पड़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीएम्पशन तो है ही नहीं। ठीक है। सेकेंड यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है? अब ड्यू टू नॉन प्रीएम्पशन कॉन्सेप्ट, जो आपका प्रोसेसेस है, ये कंसेप्ट जो है एफसीएफए से टाइम शेयरिंग के ऊपर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम शेयरिंग क्या होता है? टाइम शेयरिंग में हमारे पास क्या था, जो राउंड रॉबिन ही पड़ा था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, फिक्स टाइम पीरियड, जिसके लिए जिस टाइम पे हर एक प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन किया जाएगा, एक फिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो क्या है, पहले एक प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होगा तभी दूसरे वाले की टर्न आएगी, इस तरह से फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो ये एक तो टाइम शेयरिंग के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, और दूसरा यहाँ पे एक प्रोसेस को लंबे टाइम के लिए वेट करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये आपका मल्टी प्रोसेसर की शेड्यूलिंग का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। बाकी आप पढ़ लेना नोट्स में से और बुक में से। अब नेक्स्ट देखो, टॉपिक इसका मल्टी प्रोसेसिंग का लास्ट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। Yes class, what is synchronization? Process synchronization. बोलो। तो मैं आपकी स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, तो यहाँ बताओ व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। Yes, Samir, right. Process synchronization is a way to coordinate the processes that uses shared data. Synchronization पहले भी हमने पढ़ा था, कहाँ यूज होती है synchronization का यूज कहाँ है, जब हमारे पास shared data होता है। ठीक है। और जब वो shared data multiple processes parallelly execute